In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो किस्म के साइकिल है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और दूसरा ओव्यूलेटरी साइकिल है, जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। हम इन दोनों का जिक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसलिए करेंगे कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर हम ओव्यूलेटरी सिस्टम को समझेंगे, ओव्यूलेटरी साइकिल को समझेंगे, तो हम आसानी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी समझ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर साइक्लिक चेंज है। साइक्लिक चेंज का मतलब ये है कि ये हर महीने एक साइकिल की तरह रिपीट होता है, बार बार हर महीने होता है, इसलिए साइक्लिक चेंजेस है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है। कितने अरसे के लिए होता है ये? ड्यूरेशन कितना है? नॉर्मली लास्ट अबाउट 28 डेज। क्योंकि कॉमनली एवरेज देखा गया है फीमेल के अंदर, यंग एडल्ट फीमेल के अंदर जो मीनोपॉज से पहले पहले हो, उसमें 28 डेज का साइकिल होता है। यानी जो चेंजेस हर 28 डे के बाद रिपीट होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ इंडिविजुअल है जहां पर ये साइकिल 21 डेज का भी हो सकता है और 35 डेज का भी हो सकता है। लेकिन 28 डे जो है, एक तो एवरेज है और एक ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, तो हम जो जितना पढ़ेंगे वो 28 डेज के हिसाब से पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस है। अगर वो 3 फेजेस हम समझ गए तो हम पूरा ये साइकिल समझ पाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात जब मैं कर रहा हूँ तो इसमें पूरे वो चेंजेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हर महीने होता है। इसका सिर्फ मतलब ये खास किस्म के मेंस्ट्रुएशन नहीं है जो कॉमनली जिसको मेंसेस कहते हैं, इसका सिर्फ वो मतलब नहीं है। वो सिर्फ इसका एक पार्ट है, कुछ दिन के है। बाकी जो 28 डेज का पूरा साइकिल है, हम वो पूरे चेंजेस पढ़ेंगे। सबसे जो पहला फेस है वो है मेंस्ट्रुअल फेस या मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस या ब्लीडिंग। जो शुरू का फेस है जिसमें क्या होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर डे 1 से लेके डे 5 तक, यानी साइकिल जो 28 डेज का अगर साइकिल है, अगर मैं आपको कहूँ कि डे 1 से लेके 28 डेज का साइकिल है, तो जो शुरू के 4, 5, 6, 7 दिन तक भी हो सकता है। ये जो शुरू के दिन है, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ये क्या है? ये मेंस्ट्रुएशन है, ये एक ट्यूब ब्लीडिंग है। ये डे 1 से डे 5 तक होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुएशन में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि शेडिंग होता है ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। इसमें जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो ये लाइनिंग है, जो वॉल बना हुआ है, ये क्या होता है? इसकी शेडिंग हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसको कहते हैं। और ये 3 से लेके 5 तक, मतलब जैसे डे 1 को स्टार्ट हुआ तो या 3 दिन बाद खत्म होगा या 4 या 5, कुछ केसेस में ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन यूजुअल 3 to 5 डेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन है। अब ये जो ब्लीडिंग होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसमें ब्लड है, इसमें यूट्राइन टिश्यू है और इसमें अनफर्टिलाइज एग है। अगर तो एग रिलीज हुआ है तो अनफर्टिलाइज है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्लीडिंग के साथ बाहर आ जाएगा। बाकी ये जो वॉल है इसकी शेडिंग होगी, जो ग्रीन ग्रीन वॉल है, और ये बाहर आएगी थ्रू वेजेना इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अच्छा, दूसरी बात, इसमें गोनेडोट्रोफिन, एफएसएच एंड एलएच बिगिन टू राइज स्लाइटली। जो शुरू का फेस है डे 1 से लेकर डे 5 तक, अब इसमें हार्मोनल लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, सारे हार्मोन कम होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन क्या होगा कि एफएसएच और एलएच बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर देयर लोवेस्ट लेवल, ये दोनों लोवेस्ट लेवल पे होंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ इस डायग्राम को देखें तो हमें जो हार्मोन मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के लिए वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होंगे। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, वहां पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जो कि आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाएगा?
पिट्यूटरी ग्लैंड से वो FSH और LH रिलीज करवाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का रोल कहाँ पे है? ओव्यूलेशन साइकिल में है। यानी जो एक है और उसके इर्द गिर्द जो ग्राफिन फॉलिकल है, इसको कौन मेच्योर करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर इस एक को रिलीज करवाएगा, जो कि अभी हम समझेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज जो हमने पढ़ा, पहला वाला जो फेज है, उसमें ये दोनों हार्मोन जो है FSH और LH, ये अभी बढ़ना स्टार्ट होगा, ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जबकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये शुरू के वक्त में बहुत कम होता है, बाद में शुरू में जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ा ताकि ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा सके, जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये शुरू में कम है, लेकिन बाद में ये क्योंकि आरजी ग्लैंड यहाँ पे बनता है जिसका नाम कार्पस ल्यूटियम है, जो इस प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा और ये फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा 9 मंथ तक। तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज था जिसमें एक्टिव ब्लीडिंग है, जबकि नेक्स्ट वाला जो है वो प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज है। ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये कब से स्टार्ट होगा? तो अगर हम इस घड़ी में देखें तो जब एक्टिव ब्लीडिंग का टाइम खत्म होता है डे 5 के बाद, ये जो ग्रीन कलर का है 6, 7, 8, 9, 10, ये फिर आगे पूरा डे 14 तक क्या है? ये है प्री ओव्यूलेटरी, क्योंकि अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ, वो मिड ऑफ द साइकिल पे होगा, तो हम इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव इसलिए कहते हैं कि इसमें अब ये जो अंदर का एंडोमेट्रियम है ये बढ़ना स्टार्ट होगा, ये बनेगा, इसके सेल रीजनरेट होंगे, जो कि मेंसेस में गिर गए थे वो दोबारा रीजनरेट होंगे, ताकि वो स्पर्म के लिए एक सेफ पैसेज भी प्रोवाइड करे, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो इम्प्लांटेड या फर्टिलाइज एग है वो यहाँ आके इम्प्लांट हो जाए। प्रोलिफरेटिव फेज में आपने ये बातें याद रखनी है कि बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम रीजनरेट, जो एंडोमेट्रियम का ये लेयर है जो कि मेंसेस में जाया हुआ था वो रीजनरेट होगा। द यूट्रस प्रिपेयर फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो यूट्रस है वो प्रिपेयर हुआ ताकि अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो तो उसके लिए रेडी हो। ईस्ट्रोजन राइजेस, अब ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। लाइनिंग बिकम मोर रिसेप्टिव, जो यहाँ पे ये लाइनिंग है यूट्रस के अंदर ये ज्यादा रिसेप्टिव होगा, यानी ये ज्यादा अच्छे तरीके से रिसीव करेगा इम्प्लांट को या फर्टिलाइज एग को, एम्ब्रियो को। फॉर्म चैनल्स, इसके अंदर चैनल बन जाएंगे, और वो चैनल किस काम के होंगे? फॉर द इजी पैसेज ऑफ स्पर्म, अगर इस पे स्पर्म ट्रेवल करेगा तो उसके लिए रास्ते होंगे। ओव्यूलेशन अकर्स अराउंड डे 14, और जो इसका लास्ट डे है ये 14, या आप यू कहेंगे कि मिड ऑफ द साइकिल जो है 28 डेज का जो साइकिल है, इसका अगर हम मिड ले ले तो 14 आएगा, तो 14 पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का माने है कि ये जो एग है ये यहाँ पे रिलीज होगा, जब ये एग रिलीज होगा तो इसको हम ओव्यूलेशन कहेंगे। ये डे 14 पे होगा, या आप इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा साइकिल के जितने दिन है वो ले ले और उससे माइनस क्या करें? 14। अगर आप उससे 14 डेज माइनस करें तो ये 14 बचेगा। दिस इज ट्राइगर्ड बाई अ पीक इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको ल्यूटिनाइजिंग या एलिच सर्ज भी कहते हैं। एक मुकाम ऐसा आएगा कि एलिच बहुत ज्यादा रिलीज होगा, और ये भी किस वजह से बहुत ज्यादा रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन के रिस्पांस में। जब एलिच बहुत ज्यादा रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसके पीक को एलिच सर्ज कहेंगे, और उसी टाइम पे जब एलिच सर्ज होगा, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो यह जो फ्लूइड है वो प्रेशर डालेगा इसके रिस्पांस में एग के ऊपर, और एग को रिलीज करवाएगा इस फॉलिकल से एग बाहर निकलेगा। ये सारा कहाँ पे हो रहा है? ये यहाँ ओरी में हो रहा है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ अंदर यूट्रस में हो रहा है। ये एग की रिलीज की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पूरा स्टेप ये कहाँ पे होगा? ओवरी के अंदर। जबकि मेंसेस की बात जब मैं कर रहा हूँ, जब लेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो यूट्रस में वो बात मैं करूंगा। एलिच आल्सो कन्वर्ट द रप्चर्ड फॉलिकल इनटू कार्पस ल्यूटियम दैट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। ये जो बाकी का मास बच गया ये फॉलिकल सेल का, ये कन्वर्ट होगा एक आरजी ग्लैंड में, और उस ग्लैंड का नाम होगा कार्पस ल्यूटियम।
कार्पस ल्यूटियम का काम ये होगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा, ताकि यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो थिक म्यूकस का प्रोडक्शन है, तो वो पूरा ये कंट्रोल करेगा ये प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है? अभी कार्पस ल्यूटियम से। बाद में ये प्लेसेंटा से रिलीज होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो जाती है तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा। अब ये दो फेजेस कंप्लीट हो गए। एक फेज में क्या हुआ? एक फेज में ये एक्टिव ब्लीडिंग हुआ, इसको हमने मेंस्ट्रुएशन का नाम दिया। फिर नेक्स्ट डे 14 तक क्या हुआ? प्रोलिफरेटिव फेज है, और डे 14 पे ओव्यूलेशन हुआ, एग निकल आया। तो एक कहाँ पे निकल आया? यहाँ पे ओवरी के अंदर। अब ये एग यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आएगा, स्पर्म भी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। देखो अब डे 14 के बाद 15 से लेके 28 लास्ट जो डेज है, आखिरी के जो दिन है ओव्यूलेशन के बाद, उसको हम या पोस्ट ओव्यूलेटरी कहेंगे, यानी ओव्यूलेशन के बाद, या उसको सिक्रीटरी फेज का नाम देंगे। सिक्रीटरी का मतलब है कि इसमें अभी यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, तो ये आगे प्रोजेस्टेरॉन जाके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेगा और इसको हम सिक्रीटरी फेज कहेंगे या पोस्ट ओव्यूलेटरी। नंबर ऑफ डेज क्या है? 15 से लेके 28 तक, ये जो बाकी फेज है। दिस फेज प्रिपेयर द यूट्रस फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। एक तो ये जो फेज है ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को रेडी करेगा। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइजेस, क्योंकि ये ग्लैंड प्रोड्यूस हुआ है और ये भी ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहेगा, ये राइस होगा, स्टिमुलेटिंग द एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स टू सीक्रेट न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करेगा? यह जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है यहाँ पे, उसको कहेगा कि आपने न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करना है। इसके न्यूट्रिएंट्स में क्या है? ग्लाइकोजन है, इसके न्यूट्रिएंट्स में लिपिड्स है, और इसके न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स होते हैं। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज करवाएगा यहाँ से, ताकि जो आगे एम्ब्रियो है उसको खुराक मुयस्सर हो। तो उसके लिए सिक्रेटरी फेज के अंदर ये चेंजेस होंगे। ये तो हमने 3 चेंजेस पढ़े इस हिसाब से। अब बात यहाँ तक पहुंच गई, एक फीमेल थी जिसका डे फर्स्ट कब से शुरू हुआ? जब उसको मेंसेस स्टार्ट हुआ। फिर मेंसेस बंद हुआ तो फिर प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। अगर ओव्यूलेशन के आगे फर्टिलाइजेशन होता है तो एक केस होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर उसका दूसरा कंडीशन होगा। डे 14 के बाद जो ये तीसरा फेज है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये कौन सा फेज है? ये सिक्रेटरी फेज है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। अब दो बातें हैं। इफ फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि एग रिलीज हुआ है और अगर स्पर्म मौजूद थे और फर्टिलाइजेशन हो गया, द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इन द न्यूट्रिएंट्स रिच एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो ये फर्टिलाइज एग फिर आगे आएगा और यहाँ पे इम्प्लांट होगा, क्योंकि उसके लिए माहौल बना हुआ है। लेकिन इफ नो फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेट्स से स्पर्म अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग अकर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल। तो फिर क्या होगा? फिर ये यहाँ तक वेट करेगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो 28 डेज के बाद दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, यानी दोबारा से मेंसेस आएंगे, क्योंकि इम्प्लांटेशन अभी नहीं हुआ। और ये इसलिए कि कुछ दिनों बाद ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट होगा। जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो लेवल प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ रहा था वो दोबारा से डिक्लाइन करेगा, और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ब्लीडिंग होगा। इन सब को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर हम कंसिडर करें कि यूट्रस का वाल हम बड़ा करके इधर देख रहे हैं इस ग्राफ में, तो जो ये शोरो का दिन है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? मेंसेस का, कि यहाँ पे डे 1 पे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो बड़ा वाल बना है ये क्या होगा? ये शेडिंग इसकी होगी और ये बाहर निकलेगा तो मेंसेस की शक्ल में। लेट्स से डे 5 तक ही हुआ, क्योंकि हमने वहाँ डे 5 लिखा है। तो डे 5 के बाद दोबारा प्रोलिफरेटिव फेज होगा, ये वाल दोबारा बनेगा, और इसमें बीच बीच में डे 14 भी आएगा। डे 14 का माने है यहाँ पे डे 14 आएगा। देखो डे 14 पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि डे 14 पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ गया है और यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ। इसके बाद जो फेज है वो सिक्रेटरी फेज है, और वो कब तक होगा? 28 डेज। 28 डेज में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सही है, फिर आगे प्रेगनेंसी होगी, ये वाल इसी तरह मेंटेन रहेगा।
लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो वॉल है ये फिर से डैमेज होना शुरू हो जाएगा, शेडिंग इसकी होगी और फिर से मेंस स्टार्ट होगी। ये साइकिल इसी तरह रिपीट होता रहेगा। एक कंडीशन इसमें है मीनोपास। मीनोपास का मतलब है अकर्स अराउंड द एज ऑफ 50। जब एक फीमेल की एज 50 हो जाती है तो मीनोपास होता है। मीनोपास क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली, फिर ये मेंसेस ये साइकिल नहीं आता 50 के बाद। जब ये नहीं आता इसका मतलब है कि दिस इज द एंड ऑफ फर्टिलिटी। इसके बाद आप इस फीमेल से ये तवक्को नहीं कर सकते कि आगे जाके बच्चे पैदा कर सकेगी, क्योंकि इसकी एंड ऑफ फर्टिलिटी हो गई। आज के लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा, उसके बीच बीच में मैंने ओव्यूलेटरी साइकिल को इसलिए डिस्क्राइब किया कि दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने सीधा सीधा उसका डेफिनेशन लिखना है, 3 फेजेस लिखने हैं, और अगर ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आपने बना दिया तो बहुत अच्छा होगा। और अगर ये सारा बना दिया क्लॉक तक तो ये तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे फिर कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन हमने ये की कि इस सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस है इनसाइड द फीमेल बॉडी जो हर मंथ रिपीट होता है। अब ड्यूरेशन इसका पूरा मंथ भी हो सकता है, 35 डेज भी हो सकते हैं और 21 डेज भी हो सकते हैं, यानी 21 से लेके 35 डेज के बीच बीच में कहीं भी होता है। लेकिन हर फीमेल का एक कांस्टेंट साइकिल होता है। एक इंडिविजुअल का अगर 28 डेज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका 28 डेज ही होता है। अब अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो मे बी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन हर इंडिविजुअल का एक कांस्टेंट साइकिल होता है। फिर फेजेस में हमने सबसे पहले जो फेज की बात की वो मेंस्ट्रुअल फेज था, और उसके अंदर एक्टिव ब्लीडिंग थी जिसमें फर्टिलिटी की कोई चांसेस नहीं होती। इस घड़ी से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से दिन फर्टाइल है और कौन से दिन सेफ है। अभी लेक्चर के आखिर में मैं वो समझा देता हूँ, लेकिन ये जो शुरू के रेड रेड मैंने लिखे हैं ये डेज क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है एक्टिव। फिर इसके बाद जो डे 6 से लेके 14 तक ये फेज है, ये प्रोलिफरेटिव है। इस फेज के अंदर ये पूरा बन रहा था जो कि आपका एंडोमेट्रियम बन रहा था। जबकि डे 14 पे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इसी दिन ओव्यूलेशन भी होता है। ये डे 14 मैंने इसलिए बताया कि ये मिड ऑफ द साइकिल है, मैंने यहाँ पे साइकिल 28 डेज का लिया है। 14 के बाद जो फेस है 15 से लेकर 28 तक, उस फेस को हम कहते हैं सिक्रीटरी फेस। सिक्रीटरी फेस का मतलब है कि उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता रहता है। कार्पस ल्यूटियम ओव्यूलेटरी फेज में हमने देखा ओव्यूलेटरी साइकिल में कि ये किससे बना? ये उस ग्राफियन फॉलिकल से बना, उस सेल से बना जो कि एक के इर्द गिर्द थे। एक जब निकल आया, ओव्यूलेशन हो गया, तो बाकी के सेल एक आर्जी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गए जिसका नाम कार्पस ल्यूटियम है, जो कि प्लेसेंटा के एस्टेब्लिशमेंट तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। बाद में प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होंगे और ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट होगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस साइकिल में किसका था? हार्मोन्स का। हार्मोन कहाँ से स्टार्ट हुए? हाइपोथैलेमस से, वहां से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आगे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन आगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? यहाँ इस ग्राफियन फॉलिकल से शुरू में, और बाद में जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है। शुरू में बड़े कम थे, बाद में चूंकि ये प्रॉपर ग्लैंड बन गया तो अभी प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। शुरू में ज्यादा रोल एस्ट्रोजन का है जो कि इस एंडोमेट्रियम को बनाता है, बाद में ये रोल शिफ्ट हो जाता है और ज्यादा मेन रोल जो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में है वो प्रोजेस्टेरॉन है। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।